दोस्तों, हमारी पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। वहां जाने के बाद हमारा भार 0 हो जाता है और इसी अंतरिक्ष के बारे में वैज्ञानिक जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। आखिर वहां का वातावरण कैसे काम करता है और पृथ्वी से बाहर पृथ्वी की तरफ कोई खतरा तो नहीं आ रहा है। ऐसे कई सवालों को लेकर हर वक्त वैज्ञानिक अंतरिक्ष में खोजबीन करते रहते हैं। और अगर आज देखा जाए तो सौरमंडल में कोई ऐसा ग्रह नहीं बचा है जिस पर वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान नहीं उतारा हो। इन मशीनों के जरिए हमें उन ग्रहों के बारे में काफी कुछ डाटा जानने को मिला। आपको पता ही है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद है और सौरमंडल के कई ग्रहों पर वैज्ञानिक अंतरिक्ष यानों को भेज चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सौरमंडल के ग्रहों की आखिर रियल आवाज कैसी है? क्या पृथ्वी के अलावा बाकी ग्रह भी कोई आवाज करते हैं? क्योंकि आपको पता ही है कि उन ग्रहों पर जीवन नहीं है। आखिर वहां की आवाज कैसी होती होगी? आज के इस वीडियो में आपको सौरमंडल के ग्रहों की रियल आवाज बताएंगे, जो कि वहां पर अंतरिक्ष यान गए थे, उन्होंने रिकॉर्ड करके वापस वैज्ञानिकों को भेजी थी। दरअसल ये बात तो आपको भी पता होगी कि अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का साउंड ट्रेवल नहीं करता है, इसलिए अंतरिक्ष यान रेडियो इमिशंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब इन रेडियो तरंगों को वैज्ञानिकों द्वारा साउंड में कन्वर्ट किया जाता है तो हमें उन ग्रहों की आवाज सुनने को मिलती है, जो कि बहुत ही भयानक आवाज होती है। चलिए एक एक करके सभी ग्रहों की रियल आवाज आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वह है सूरज, और उसी की वजह से ही हम सौरमंडल पर वजूद में है। सूरज की आवाज कुछ ऐसी सुनाई देती है। जिसे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान के इंस्ट्रूमेंट के जरिए रिकॉर्ड किया था। कितनी डरावनी आवाज है सूरज की। अब हम हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज के सबसे पास के ग्रह मरकरी के बारे में बात करते हैं, जो कि बेहद ही गर्म ग्रह माना जाता है। स्पेस की तरह इस ग्रह पर भी वातावरण ना होने की वजह से यहाँ साउंड ट्रेवल करना नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने कान को ग्रह की सतह पर लगाकर बुद्ध की वाइब्रेशन को सुनने की कोशिश करे तो जरूर ही बुद्ध की वाइब्रेशन को सुना जा सकता है, कुछ इस तरह। वीनस साउंड। पृथ्वी की सिस्टर प्लेनेट वीनस सौरमंडल का दूसरा ग्रह होने के साथ एक ऐसा ग्रह है जहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की परत काफी मोटी है, जिसके चलते वीनस पर आवाज की पिच काफी गहरी हो जाती है और वोकल कार्ड्स काफी धीरे वाइब्रेट होती है। हालांकि इस ग्रह पर साउंड की स्पीड पृथ्वी की तुलना में बहुत तेज होती है। ऐसे में जब हम वीनस से आने वाली साउंड वेव्स की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी आवाज सुनने को मिलती है जैसे पानी के अंदर बोलने पर निकलती है। क्योंकि वीनस पर लाइटनिंग यानी बिजली कड़कती है, इसलिए हम वीनस की आवाज में हमें लाइटनिंग की आवाज भी सुनने को मिलती है। अर्थ साउंड। कई अरबों सालों से पृथ्वी ने चुपचाप स्पेस में यात्रा की है। बिना किसी आवाज के हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती रही है। हमें धरती पर भी इसके घूमने की कोई आवाज सुनने को नहीं मिलती। लेकिन विज्ञान की नजर से देखा जाए तो बाकी ग्रहों की तरह सूरज के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी भी आवाज करती है। हम पृथ्वी की आवाज पर अगर ध्यान दें तो ये सुनने में एक हम की तरह लगती है, जिसमें कई तरह के नोट्स सुनने को मिलते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी की इस आवाज को अर्थ हम कहकर बुलाते हैं, लेकिन यह आवाज कहां से उत्पन्न होती है, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। पृथ्वी से निकलने वाली यह आवाज काफी स्थिर है। जब धरती पर किसी भी तरह की कंपन नहीं होती है तब भी यह धीमी सी आवाज चलती रहती है, जो कि आमतौर पर इंसानों की सुनने की क्षमता से परे है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की यह आवाज इसके समंदर या फिर हलचल वाले समंदर की वजह से हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में हमारा चांद भी पीछे नहीं है, क्योंकि स्पेस का हिस्सा होने के कारण पृथ्वी की इस नेचुरल सैटेलाइट के पास कोई वातावरण नहीं है। ऐसे में चांद की अपनी कोई आवाज नहीं है। लेकिन सौरमंडल में मौजूद हर ग्रह के पास अपनी एक आवाज है और यह आवाज सुनने में काफी रहस्यमयी लगती है। इसे आप भी सुन सकते हैं। साउंड ऑफ मार्स।
मार्शियन फिल्म में भले ही मंगल ग्रह के वातावरण और उस पर चलने वाले तूफान के बारे में बहुत कुछ दिखाया है, लेकिन सौरमंडल में चौथे स्थान पर काबीज ये ग्रह अपनी कल्पना से थोड़ा सा शांत है। असल में मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला है, जिसकी वजह से वहां शक्तिशाली तूफानों का बनना थोड़ा मुश्किल है, और इसी पतले वातावरण के चलते साउंड वेव्स भी एक सीमित सीमा तक ही यात्रा कर सकती है। नासा के इनसाइट लैंडर द्वारा रिकॉर्ड की गई मार्स की साउंड वेव्स हमें इसकी आवाज से रूबरू कराती है। सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई इस वेव को मार्स की हवा और वहां की सेस्मिक वाइब्रेशन की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। सुनने में मार्स की आवाज काफी ट्यून्ड और मैग्नीट्यूड वाली है, जिसमें गड़गड़ाहट साफ तौर पर सुनने को मिलती है। अपनी क्रेटेड सतह के साथ ये काफी कुछ चांद से मेल खाता है, जिसमें भूकंपीय तरंगे 1 या 2 मिनट के लिए बजती है, जबकि पृथ्वी पर भूकंप सेकंड में आ सकते हैं और जा सकते हैं। सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई ये वेव्स मार्स के वातावरण से जुड़े कई खुलासे करती है। साउंड ऑफ जुपिटर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है और सबसे बड़ा गैस जायंट भी है यह। जुपिटर पर भेजा गया नासा का जूनो मिशन जब शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार कर ग्रह पर पहुंचा, तो वहां रिकॉर्ड किए गए रेडियो सिग्नल्स को साउंड वेव में कन्वर्ट करने पर हमें लाइटनिंग और गड़गड़ाहट की आवाज सुनने मिली। जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर में घुसने पर सबसे पहले जूनो ने बॉ शॉक यानी झटके महसूस किए, जिसके बाद उसे भारी ट्रिबुलेंस से गुजरना पड़ा। जुपिटर पर जूनो ने सूरज से आने वाली उन चार्ज पार्टिकल के प्लाज्मा वेव के सिग्नल्स को पकड़ा, जो कि जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में बाउंस ऑफ हो रही थी। इन सभी सिग्नल्स को जब हम साउंड में बदलते हैं तो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के चलते अजीब, डरावनी और गर्जने वाली आवाज सुनने को मिलती है। जुपिटर का साउंड आप सुन सकते हैं। आकार में बड़ा होने की वजह से जुपिटर से मिलने वाले साउंड में काफी नॉइस पाया जाता है। साथ ही जुपिटर इंटेंस रेडियो स्टॉर्म को बनाता है, जो प्लेनेट और उसके नेचुरल सैटेलाइट के बीच बनता है। साउंड ऑफ सैटर्न। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा गैस जायंट सैटर्न इंटेंस रेडियो इमिशन का बहुत बड़ा सोर्स है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा इस ग्रह पर भारी मात्रा में रेडियो इमिशंस को रिकॉर्ड किया गया। ये रेडियो वेव्स ग्रह के पास मौजूद अरोराज से बनती है। सैटर्न पर बनने वाली अरोराज पृथ्वी पर बनने वाली अरोराज से मेल खाते हैं। इन रेडियो इमिशंस को साउंड वेव में बदलने पर हमें सैटर्न की जो आवाज मिलती है वो काफी चौंकाने वाली है, जो आप अभी सुन सकते हैं। सैटर्न की आवाज शुरुआत में बांसुरी की कोमल गुनगुनाहट सी लगती है, लेकिन धीरे धीरे आवाज में बदलाव आता है और फिर हमें साउंड के फटने और रूखी हवाओं के तेज होने की आवाज सुनाई देती है। आवाज में ये लाउडनेस कुछ ही समय के लिए रहती है और फिर ये एक धुन कोमल गुनगुनाहट में बदल जाती है। कैसिनी द्वारा रिकॉर्ड किए गए ये साउंड दरअसल हमें सैटर्न और इसके आइस मून इनसेलेडस के बीच होने वाले प्लाज्मा मोमेंट की वजह से सुनने को मिलती है। यूरेनस साउंड। बाकी ग्रहों की तरह यूरेनस से भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सुनने को मिलते हैं। इन सिग्नल को सबसे पहले वॉयेजर 1 ने कैप्चर किया था। इंटरस्टेलर स्पेस की ओर जाते हुए जब दोनों वॉयेजर ट्विन सौरमंडल के बाहरी हिस्से से गुजरे तो उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन को कैप्चर किया। नासा ने वॉयेजर से मिले डाटा को जब साउंड वेव में बदला तो हमें यूरेनस से आने वाली आवाज का पता चला। 13 रिंग और बहुत सारे स्पेस डेब्री से घिरे होने के कारण यूरेनस की आवाज सुनने में हमें गूंजती हुई लगती है। एक ऐसा गैस जायंट होने की वजह से ग्रह से आने वाली आवाज खाली वैक्यूम की है, जो अभी आप सुन पा रहे हैं। नेपच्यून साउंड। आवाज के मामले में नेपच्यून भी काफी कुछ यूरेनस की तरह है। वॉयेजर द्वारा कैप्चर किए गए ग्रह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से हमें समंदर पर आने वाली लहरों की आवाज सुनाई पड़ती है। ये जो अभी आप सुन पा रहे हैं ये नेपच्यून की आवाज है। चलिए अब अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड की शुरुआत की आवाज, साउंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स की आवाज आपको सुनाते हैं। इंसान ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी तरक्की की है। हमने हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की आवाज का तो पता लगाया ही है,
और साथ ही यूनिवर्स की शुरुआत में उत्पन्न हुई आवाज का भी पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने 13.8 बिलियन साल पुरानी रेडियंस को कैप्चर सिमुलेशन की मदद से साउंड वेव में बदलकर यूनिवर्स की शुरुआती दौर की आवाज को भी जानने का प्रयास किया है। हालांकि इसमें पूरी कामयाबी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन अब तक हम बिग बैंग के 4 लाख साल बाद की रियल आवाज को पाने में सफल रहे हैं। जब हम कॉस्मोस के शुरुआती मिलियंस ईयर की आवाज को 20 सेकंड में कंप्रेस करते हैं तो हमें संगीत की जगह पहले कम गड़गड़ाहट फिर भारी आवाज सुनने को मिलती है, जो कि ब्रह्मांड के पहले तारे के निर्माण की आवाज को दर्शाती है। तो ये थी हमारे सौरमंडल में उत्पन्न होने वाली वो रहस्यमयी आवाजें जो कि ग्रह से ताल्लुकात रखती है। इन आवाजों से हम ग्रहों की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उस पर काम करने वाले फिनोमेना की गहरी जानकारी हमें मिलती है। स्पेस में वातावरण न होने की वजह से कई आवाजें ऐसी है जो हमारी पहुंच से परे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन इन रहस्यों से पर्दा उठाने में एक कारगर कड़ी है। हमें अंतरिक्ष की रहस्यमयी आवाजों से जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन रूबरू करवाती है। अब इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।